मेरे चैनल अष्टोदी मोदी सर में आज क्लास 6 चैप्टर 7 है अर्थनीति और जीवन यात्रा। ठीक है, तो आगे शॉर्ट को आगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बुक से करेंगे, उसके बाद इनसाइड क्वेश्चन, उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथन के साथ नीचे व्याख्याओं में कौन सी व्याख्या उपयुक्त है उसे ढूंढकर लिखो। जैसे 1.1 है, कथन नंबर 1 है, मौर्य परवर्ती युग में बहुत सारे गिल्ड बना था। तो व्याख्या 1 है, राजा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए गिल्ड बनाया था। कारीगर और व्यापारी गिल्ड बनाए थे। साधारण लोग पैसों के लेन देन और एकत्र करने के लिए गिल्ड बनाए थे। तो सही आंसर होगा व्याख्या नंबर 2। ठीक है, फिर 2 नंबर है, दक्षिणात्य में अच्छी किस्म की रुई की खेती होती थी। तो है व्याख्या नंबर 1, दक्षिणात्य का काली मिट्टी रुई की खेती के लिए अच्छी थी। व्याख्या नंबर 2 है, दक्षिणात्य के सभी किसान केवल रुई की खेती करते थे। दक्षिणात्य के ज़मीन पर और कोई फसल नहीं होता था। इसका व्याख्या नंबर 1 होगा, दक्षिणात्य में काली मिट्टी रुई के लिए बहुत अच्छी है। फिर है सटीक 2 नंबर, सटीक शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों में पूर्ति करो। तो पहले देखिए, जनपद कृषि आधारित या शिल्प आधारित या श्रमिक आधारित ग्रामीण इलाका था। तो इसका सही आंसर है कृषि आधारित। फिर मौर्य युग में अर्थनीति मूलतः शिल्प, कृषि, व्यापार वाणिज्य के ऊपर निर्भर था। तो इसका सही आंसर होगा आपका कृषि। ठीक है, फिर है गुप्त परवर्ती युग में धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन दान को सामंत, बेगार या अग्रहार व्यवस्था कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अग्रहार व्यवस्था कहते हैं। कौन सा व्यवस्था? अग्रहार व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपका वीडियो का लास्ट में होगा और आपका अभी इनसाइड क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, नोट्स, रिटन नोट्स है, वही चैप्टर 7 है अर्थनीति और जीवन यात्रा 6 का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के अंदर से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपद का समय काल का था। आंसर देख लीजिए, 6ठ शताब्दी ईसा पूर्व से 4th शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, दूसरा नंबर है, महाजनपद के समय प्रधान जीविका क्या थी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। तो कृषि कार्य ही उस समय प्रधान जीविका थी। तो महाजनपद के समय मीन्स 16 जनपद थे, तो उसके समय कृषि कार्य ही प्रधान जीविका थी। 3 नंबर है, मगध में प्रधान फसल क्या थी। तो आंसर है धान। लेकिन धान में भी बहुत सारे प्रजाति होते हैं, तो मगध में ज़्यादा फेमस था साली प्रजाति का धान। ठीक है, 4 नंबर है, प्राचीन भारत की पहली नगर सभ्यता कौन सी है। तो हमारी भारत की प्राचीन सबसे पहली नगर सभ्यता है हड़प्पा नगर सभ्यता। इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। दोनों में कोई भी आपका टिक मार्क में भी आ जाए तो हड़प्पा नगर सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। फिर है 5 नंबर, प्रथम नारायण किसे कहा जाता है। तो आंसर है हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नारायण कहा जाता है। महाजनपद के समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। प्रथम नारायण हड़प्पा सभ्यता को, और द्वितीय नारायण किसको कहते हैं, महाजनपद को, याद रखिएगा। महाजनपद के समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी। समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुष के बाद ही था। महिलाओं को शिक्षा का अवसर कम मिलता था, उनको पढ़ाई का अधिकार कम मिलता था। उस समय बाल विवाह का परंपरा थी, तो उस समय छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। फिर है मौर्य युग में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महाजनपद और मौर्य युग, ठीक है, दोनों में जिसे भी घुमा दें तो आपको मौर्य युग का ज़्यादा आ सकता है, दोनों का याद रखिएगा। तो मौर्य युग में जरा सा अच्छी थी, उससे जरा सा अच्छी थी। तो मौर्य युग में महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर थी। महिला व्यापार कर सकती थी, गुप्तचर और राज कर्मचारी के रूप में भी नियुक्ति होती थी। तो उनका महिला की स्थिति जरा सा बेहतर थी मौर्य युग में। वो व्यापार भी कर सकती थी और गुप्तचर भी बनती थी। बहुत सारा राज कर्मचारी में कहता है, बहुत सारे बॉडीगार्ड सब बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बिस्कन्या, तो भी महिलाएं बनती थी। ठीक है, फिर 8 नंबर है, मौर्य काल में घर किससे बनाया जाता था। तो मिट्टी, पत्थर या लकड़ी से। मौर्य काल में महल किससे बनता था, तो लकड़ी से, याद रखिएगा। लेकिन घर तो मिट्टी से, पत्थर से और लकड़ी से मिलकर बनाई जाती थी। ठीक है, 9 नंबर है, मौर्य काल में भारत का समाज कितनी जातियों में विभक्त था। तो 7 जातियों में। पहला है ब्राह्मण, जिसको पंडित बोलते हैं, किसान, पशुपालक, शिकारी, शिल्पी और व्यवसायी और योद्धा। ठीक है,
फिर 10 नंबर है, मौर्य काल में दास प्रथा था या नहीं, थी या नहीं। दास प्रथा मेगास्थनीज के अनुसार कहा जाता है कि दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। 11 नंबर है, मौर्य काल के मुद्रा का नाम क्या है। तो मुद्रा का नाम क्या था? देखिए, मुद्रा मीन्स कॉइन, तो उसको बोलते थे पन। जैसे आज का हम लोग का मुद्रा है रुपीस, तो उस प्रकार उस समय का था पन। ठीक है, फिर है, मौर्य युग में अर्थनीति किस पर निर्भर थी। तो कृषि पर। जितना भी आपका वही पूछा जाए, मौर्य युग, आपका हड़प्पा युग या आपका महाजनपद युग, तो कृषि पर याद रखिएगा, कृषि पर ही निर्भर थी, कृषि पर और पशुपालन पर। फिर 13 नंबर, दक्षिणात्य में किसकी खेती सबसे अधिक होती थी। ये भी आई है, ये पूछा जा सकता है। तो दक्षिणात्य में रुई की खेती सबसे अधिक होती है, कारण काली मिट्टी के होने के कारण, वहाँ अधिक काली मिट्टी होती है, जिसके कारण वहाँ रुई की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, 14 नंबर, केरल में कौन सी खेती काफ़ी प्रसिद्ध था। तो शुरू से गोलमरीच, इसी कारण वास्को डी गामा भी आया था। तो केरल में सबसे प्रसिद्ध अब बोलेंगे खेती या फसल, तो गोलमरीच था। किस युग में सोने के सिक्के काफ़ी प्रचलित थे। तो सोने के सिक्के तो हर युग में प्रचलित थे, लेकिन ज़्यादा यूज किया जाता था कुषाण युग में। किसके समय में? कुषाण युग। कुषाण युग के एक राजा का नाम है ना, कनिष्क, उसी के युग में ज़्यादा सोने के सिक्के चलते थे। फिर है, सुदर्शन हद का है। तो प्राचीन भारत की जल सिंचाई व्यवस्था है। तो प्राचीन भारत की जल सिंचाई व्यवस्था को ही सुदर्शन हद भी कहते हैं। क्वेश्चन घुमा भी सकता है, किसे कहते हैं? तो ही प्राचीन भारत की जल सिंचाई की व्यवस्था को सुदर्शन हद कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर है, वाड़ का मतलब क्या होता है। तो वाड़ का मतलब होता है शहर। प्राचीन भारत में वाड़ का मतलब होता है शहर। फिर 18 नंबर है, कौन सा शहर कीमती कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो उस समय तो वाराणसी और मथुरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वाराणसी और मथुरा कपड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, 19 नंबर है, दिल्ली का लोह स्तंभ किस युग में बना था। तो दिल्ली का लोह स्तंभ जो अभी बना है बहुत पहले ही बना था, गुप्त काल के समय में। ठीक है, लेकिन अभी तक जंग लगा नहीं है वो लोह स्तंभ में, आज अभी तक जंग लगा नहीं है। आप दिल्ली के कुतुब मीनार के पास आप जा सकते हैं देखने के लिए, तो अभी तक जंग लगा नहीं है। ठीक है, लेकिन बना कब था? गुप्त काल में। गुप्त काल के सोने के सिक्के को क्या कहते हैं। तो गुप्त काल के सोने के सिक्कों को कहते हैं दीनार या स्वर्ण, दोनों बोलते थे। तो दीनार और स्वर्ण। ठीक है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं बोल रहे हम, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अग्रहार व्यवस्था किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। तो गुप्त काल में धार्मिक उद्देश्यों के लिए जमीन दान करने की व्यवस्था को अग्रहार व्यवस्था करते हैं। जिससे बड़े बड़े पहले पूजा पाठ होता था, तो पंडित लोग को, ब्राह्मण लोग को धार्मिक उद्देश्य के लिए क्या होता है, आपका जमीन दान दिया जाता था, या पशु दान दिया जाता था। तो पशु दान दे सकते हैं या आपका जमीन दान देते थे, ज़्यादा जमीन दान देता था, उसके कारण उस व्यवस्था को बोलते हैं अग्रहार व्यवस्था। ठीक है, गुप्त काल में। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बुक का ही अंदर से क्वेश्चन है, स्वयं भाषा में सोच कर लिखो 3-4 लाइन में। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं आपको इजी तरीके से मैंने बनाए हैं, आपका याद करने में आसानी हो, तो देख लीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। चलिए पहले देखते हैं। प्रथम नारायण हड़प्पा, प्रथम नारायण मीन्स हड़प्पा, द्वितीय नारायण मीन्स महाजनपद के मध्य किस प्रकार का पार्थक्य देखने को मिलता है। पार्थक्य मीन्स अंतर, पार्थक्य मीन्स अंतर, याद रखिएगा। तो देखिए, प्रथम नारायण हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। तो प्रथम नारायण हड़प्पा कहाँ था? सिंधु नदी के किनारे बसा था। लेकिन द्वितीय नारायण महाजनपद, गंगा महाजनपद जिसको बोलते द्वितीय नारायण, वो कहाँ बसा था? गंगा नदी के किनारे बसा था। ठीक है, पहला अंतर है। फिर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो था। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो था, और महाजनपद का प्रमुख राज्य का था? मगध। ठीक है, फिर है, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की पहली सभ्यता थी, यह सभ्यता है। तो प्राचीन भारत की पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, और महाजनपद का उदय 600 ईसा पूर्व हुआ था, 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये आपका रहा अपना मतलब से। आप कम से कम 2 ठो याद कर लीजिएगा, ये नहीं तो ये
कोई भी आपको 2 ठो याद कर लीजिएगा, 4 लाइन बोला है, 3 से 4 लाइन, और अपने मन से 3 से 4 लाइन देख लीजिए, आपको जो लाइन ईजी लग रहा है वो उठा लीजिएगा, ठीक है। फिर है 3.2, प्राचीन भारत में जल सिंचाई व्यवस्था क्यों की गई थी? पहला है, उस युग में जल सिंचाई व्यवस्था के साथ आज के जल सिंचाई व्यवस्था में कोई अंतर दिखाई पड़ता है? तो पहले बतलाना है जल सिंचाई क्यों व्यवस्था क्यों की गई थी, फिर तुलना करना है, आज के जल सिंचाई में तुलना करना है। तो पहला आंसर देख लीजिए, कृषि कार्य की उन्नति के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो कृषि कार्य के लिए आपका जल सिंचाई व्यवस्था जरूरी है, इसलिए प्राचीन भारत के शासक नदियों द्वारा जल की सिंचाई की व्यवस्था शुरू की। तो उस समय नदियों द्वारा ही जल सिंचाई किया जाता था, जिसे सेतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेतु कहा जाता था, याद रखिएगा। उस युग में प्राकृतिक चीज़ों की मदद से सिंचाई की जाती थी, परंतु आज डैम अन्य मशीनों से जल की सिंचाई होती है। तो ये अंतर बतला दिया है कि आज और उस समय का अंतर, और बतला दिया आगे का हुआ था किस जरूरी क्यों है। तो जरूरी है कृषि कार्य की उन्नति के लिए अच्छी सिंचाई व्यवस्था जो बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है देख लीजिए। फिर है 3.3, ईसा पूर्व के 6ठ शताब्दी से ईसा के 6ठ शताब्दी तक भारतीय उपमहादेश के उत्तर दक्षिण भाग में कृषि पद्धति और उत्पादित फसल में का अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये आपको बतलाना है दक्षिण, उत्तर और दक्षिण के भाग में। अब देखिए, ईसा पूर्व के 6ठ से 6ठ शताब्दी तक उत्तर भारत का प्रधान फसल धान था। तो हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं ना, तो उत्तर भारत का प्रधान फसल धान था और अन्य फसल गेहूँ, जौ इत्यादि थे, ठीक है। लेकिन परंतु दक्षिण भारत में काली मिट्टी की अधिकता होने के कारण रुई की खेती अधिक होती थी। यहाँ धान की खेती अधिक होती थी, यहाँ रुई की खेती बहुत अधिक होती थी, और केरल में गोलमरीच की खेती अधिक होती थी। तो ये अंतर है आपका 3.3 का। तो आपका बुक का क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे लगे तो कृपया करके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमको पता भी चलेगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो दूसरा वीडियो भी आपका बना देंगे हम, और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी वीडियो आपको। धन्यवाद।